एपिसोड की शुरुआत सीरीज के मेन कैरेक्टर सोंग जी यून से होती है, जो कि एक एयरपोर्ट में होता है और वह वापस अपने घर अपनी बेटी के पास जा रहा होता है। तभी उसे एक कॉल आता है जो कि दी फॉन्टमैन ने उसे किया होता है। वह उससे कहता है कि तुम वापस आखिर कहाँ जाओगे प्लेयर 456। अच्छा होता अगर तुम अपनी बेटी के पास वापस चले जाते। उसे यह समझ नहीं आ रहा होता है कि आखिर फॉन्टमैन उसका पीछा कर रहा है। वह चारों ओर देखने लगता है लेकिन उसे कोई भी दिखाई नहीं देता है। तब वह वापस सोल आ जाता है और वहाँ एक स्टोर से एक नाइफ ले लेता है और वह अपने शरीर की जांच करने पर पाता है कि उसके शरीर पर एक ट्रैकर लगा हुआ है, जिस कारण से उसे ट्रैक किया जा रहा होता है। अब 2 साल बीत जाते हैं और हम जिन्हों को देखते हैं, जो कि ट्रैफिक पुलिस में एक ऑफिसर बन गया होता है और वह अपनी लाइफ में बिजी हो गया होता है। जिन्हों जिसे कि दी फॉन्टमैन ने गोली मारी होती है, लेकिन वह बच गया होता है। लेकिन वह अभी भी उस फ्रंटमैन की तलाश में होता है, लेकिन उसके बारे में उसके पास कोई भी प्रूफ नहीं होता है, इसलिए उसका कोई भी साथी उसका साथ नहीं दे पा रहा होता है। लेकिन जिन्हों अभी भी उस हादसे को नहीं भुला पाया होता है, इसलिए वह काफ़ी परेशान होता है। अब सीन शिफ्ट होता है और हम एक मोटेल को देखते हैं, जहाँ पर हम सियोंग को देखते हैं, जो कि काफ़ी डरा होता है क्योंकि उसे लग रहा होता है कि दी फ्रंटमैन के आदमी उसे ढूंढ रहे हैं। तभी वह एक सपना देखता है जिसमें दी फ्रंटमैन उसके सामने होता है और उसके हाथ में 2 लोगों का सर होता है और अचानक उसकी नींद खुल जाती है। वह डरा होता है। तभी एक आदमी उसके पास आता है जिसका नाम किम होता है, जो कि सोंग के लिए काम कर रहा होता है। सोंग पिछले 2 साल से फ्रंटमैन का पता कर रहा होता है ताकि वह उससे मिलकर यह सारा खेल खत्म कर सके और आगे किसी भी मासूम की जान ना जा सके। इसलिए उसने इस आदमी को पैसे दिए होते हैं ताकि वह उस पर नज़र रख सके और उसका पता चलते ही वह इसे खबर करे। वह आदमी बताता है कि पिछले 2 साल से उसके लोग उस पर नज़र रखे हुए हैं, लेकिन उनके हाथ अभी भी कुछ नहीं लगा है। जिस पर सोंग कहता है कि तुम्हें और भी लोगों की ज़रूरत है, लोग बढ़ा दो और हर स्टेशन और हर जगह पर फैला दो, जिसके लिए वह उन्हें मुंह मांगी रकम भी देता है। सोंग कहता है कि 3 साल पहले मैंने यही गेम खेली थी और इसी समय पर खेली थी, और अगर यह गेम अभी भी चल रही है तो उन्हें नए प्लेयर्स की ज़रूरत होगी और वे इसकी खोज में ज़रूर आएंगे। और यह उन्हें ढूंढने का अच्छा मौका है जिसे कि वह बिल्कुल गंवाना नहीं चाह रहा होता है, नहीं तो साल भर उसे और इंतज़ार करना होगा और न जाने कितने लोगों की और मौत होगी। जिसके बाद किम अपने आदमियों के पास पहुंचता है और वह उनसे कहता है कि लड़कों की संख्या अब बढ़ा दो। किम के सभी लोग सोंग की बातों को बकवास मान रहे होते हैं और उन्हें उस पर कोई भी विश्वास नहीं होता है। जिस पर किम कहता है कि सोंग उस आदमी को ढूंढने के लिए हमें 1 मिलियन वोंग देने वाला है, जो कि कोई आम बात नहीं है। इसलिए हमें उस आदमी को ढूंढना होगा ताकि हमें पैसे मिल सके, और जो भी उस आदमी को ढूंढेगा उसे 500 मिलियन वॉन दिया जाएगा, जिससे कि उन सभी में एक नया जोश आ जाता है और वे उसे ढूंढने के लिए निकल जाते हैं। दूसरी ओर हम जिन्हों को देखते हैं, जो कि उस आइलैंड की तलाश में होता है जहां उसे रखा गया था और उसे एक गोली लगी थी। वह कैप्टन पार्क के पास आता है और उस आइलैंड की खोज के लिए वे निकल जाते हैं। जिन्हों उसके पहले 1.5 साल से उसके पीछे लगा होता है, लेकिन वह अभी भी उस आइलैंड को ढूंढने पर नाकाम होता है। इस ओर सोक अपने बाकी साथियों को उस आदमी की पहचान बताता है कि वह सूट बूट पहना एक लंबा आदमी होता है, जो कि आपके पास आकर आपके साथ ताची गेम खेलने को कहेगा। उसके हाथ में एक ताची होगी और दूसरे हाथ में पैसा ही पैसा होगा। वह अनजान आदमी के साथ गेम खेलता है और जीतने वालों को एक कार्ड देता है जिसमें स्क्विड गेम का सिंबल बना होता है। सभी इसकी फोटो ले लेते हैं। आगे उन सभी को सुबह से हर स्टेशन में पहली ट्रेन से लेकर लास्ट ट्रेन तक खोज करनी होगी और वहाँ की फ़ोटो लेकर ग्रुप में अपडेट करनी होगी, और उसके मिलते ही सोंग को कॉल करना होगा। ट्रेनिंग खत्म होती है और सभी के अंदर एक जोश होता है और वे उसे ढूंढने के लिए निकल पड़ते हैं। और इधर सोंग अब उनके कॉल का इंतज़ार कर रहा होता है। किम के सभी लोग हर स्टेशन पर फैल जाते हैं और वे हर ट्रेन पर अपनी नज़र बनाए होते हैं, और देखते ही देखते ऐसे कई दिन बीत जाते हैं, लेकिन उनके हाथ पर कोई भी क्लू नहीं लगता है। इसके साथ ही जिनो भी आइलैंड की खोज में होता है, लेकिन कई आइलैंड ढूंढने के बाद भी उसके हाथ पर कुछ नहीं लगा होता है। इस तरह वे दोनों अपनी खोज पर होते हैं, लेकिन दोनों के हाथ में अभी भी कुछ भी नहीं लगा होता है। इधर कैप्टन पार्क जिनो से परेशान हो गया होता है क्योंकि जिनो बार बार उसके साथ उस आइलैंड की खोज पर होता है और वह बार बार नाकामयाब हो रहा होता है। कैप्टन पार्क वही आदमी होता है जिन्हें कि जिनो अधमरी हालत में मिला होता है और उन्हीं के कारण उसकी जान बच पाई होती है। पार्क जॉन से कहता है
कि तुम काफ़ी समय से उसकी खोज कर रहे हो और तुम लगभग सभी आइलैंड घूम चुके हो और हर बार तुम्हें सिर्फ निराशा ही मिलती है। मुझे लगता है कि अब तुम्हें यह सब बंद कर देना चाहिए और तुम्हें अपनी ज़िंदगी जीनी चाहिए। जिस पर जुनो थोड़ा विचार करता है और उसके बाद वह अपनी हामी भरता है और वे किनारों की ओर आगे बढ़ते हैं। इधर किम अपने साथी के साथ उस आदमी का पीछा कर रहे होते हैं और वे उसे ढूंढते हुए परेशान हो गए होते हैं और एक स्टेशन में बैठकर कुछ खा रहे होते हैं। तभी किम का साथी कहता है कि सोंग ने हमसे झूठ बोला है, ऐसा कोई आदमी होता ही नहीं है। लेकिन उसके बॉस को सियोंग पर विश्वास होता है। किम उससे कहता है कि वह हमें इसके लिए ढेर सारे पैसे देने वाला है, इसलिए चुपचाप अपना काम करो और उसकी तलाश करो। और जैसा कि सोंग ने उन सभी को बताया होता है, अचानक एक आदमी उन्हें दिखाई देता है जो कि वही गेम खेल रहा होता है। और यह देखकर सियोंग तुरंत सोंग को कॉल करता है, जिस पर सोंग उनसे कहता है कि वे उसका पीछा करे और उसे अपडेट देते रहे, मैं वहीं पहुंच रहा हूँ। आगे हम देखते हैं कि वह सूट बूट पहना व्यक्ति एक शॉप पर जाता है और वहां से ढेर सारी ब्रेड और लॉटरी के टिकट खरीदता है और वह उन्हें लेकर पास ही बैठे एक व्यक्ति के पास पहुंचता है जो कि फुटपाथ पर सो रहा होता है। और वह उससे कहता है, क्या तुम सारी जिंदगी ऐसे ही पड़े रहोगे? और वह उसके सामने दो ऑप्शन रख देता है, ब्रेड और वह लॉटरी का टिकट। और वह उन दोनों में से किसी एक को चुनने को कहता है, जिस पर वह आदमी लॉटरी की टिकट चुनता है और उसे स्क्रैच करने पर उसके हाथ पर कुछ नहीं लगता है। और वह ऐसे ही वहाँ बैठे कई लोगों के पास जाता है और वह सबके सामने लॉटरी का टिकट और ब्रेड रखता है। लेकिन मोस्टली लोग सिर्फ लॉटरी ही चुनते हैं और खाने पर ध्यान नहीं देते हैं। किम और सियोक उसका पीछा कर रहे होते हैं और उस आदमी की हरकत उन दोनों को काफ़ी अजीब लग रही होती है। उन्हें समझ नहीं आ रहा होता है कि यह व्यक्ति आखिर क्या करना चाहता है। जिसके बाद वह आदमी सारा खाना उन सबके सामने रख देता है और जब एक भूखा आदमी उस खाने की ओर आगे बढ़ता है तब वह कहता है कि तुम्हें चांस दिया गया था कि तुम खाने को चुनो, लेकिन तुमने खाने को नहीं चुना बल्कि उसकी बर्बादी की है, इसीलिए तुम्हें कोई हक नहीं कि तुम खाना खाओ। जिसके बाद वह आदमी सारा खाना बर्बाद कर देता है। सारा खाना बर्बाद करने के बाद वह एक टैक्सी की ओर जाता है और वहां से निकल जाता है। किम और सियोक उसका पीछा कर रहे होते हैं और वे एक टैक्सी लेके उसके पीछे निकलते हैं। जिसके बाद वे शोंग को कॉल करके बताते हैं कि वह आदमी निकल गया है, आप इतनी देर से क्या कर रहे हैं, आपको जल्दी आना होगा। और वे अपनी लोकेशन उसके साथ शेयर कर देते हैं। इधर सियोंग जल्दबाजी में होता है और जल्दबाजी के कारण वह ट्रैफिक रूल ब्रेक कर देता है, जिस पर जिनो और उसका साथी सियोंग का पीछा करने लगते हैं और वे पीछा करके उसका चालान काटते हैं, जिस पर सियोंग बिना रिएक्शन दिए चला जाता है। और यह देखकर जिनो का साथी काफ़ी हैरान होता है क्योंकि मोस्टली लोग चालान के समय बहस करते हैं और यहाँ पर सियोंग ने बिल्कुल भी बहस नहीं की होती है। जिसके बाद जिनो उसकी आईडी चेक करता है और जैसे ही वह उसकी आईडी चेक करता है वह उसे पहचान लेता है क्योंकि इसके पहले वह उससे मिल चुका होता है। सियोंग वही आदमी होता है जिससे वह अपने भाई की खोज के समय मिला होता है और जब उसने सियोंग से मदद मांगी होती है तब वह मना कर देता है क्योंकि उस समय सियोंग भी काफ़ी परेशान था। आगे जिनो उसकी कार की नंबर से उसका एड्रेस पता कर लेता है और वह उसे ढूंढने के लिए निकल जाता है। इधर किम और सियोक उस आदमी के पीछे होते हैं जो कि टैक्सी से उतरकर एक अनजान सी जगह जा रहा होता है। सोंग ने उन दोनों को मना किया होता है कि जब तक वह आ नहीं जाता है वे उस आदमी से दूर रहें क्योंकि वह खुद उसे पकड़ना चाह रहा होता है। लेकिन वे सियोंग का और इंतजार करते हैं तो शायद वे उस आदमी को खो देंगे और उन दोनों को लग रहा होता है कि आदमी के मिल जाने के बाद सियोंग शायद उन्हें पैसे ना दे और वे उसे पकड़ने के लिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर सियोक किम को मना कर रहा होता है कि वे सोंग का इंतजार करे, लेकिन किम उस आदमी को पकड़ने को कहता है और जैसे ही वे उसे पकड़ने आगे जाते हैं तो सब कुछ उल्टा हो जाता है। वह एक खतरनाक आदमी निकलता है और उन दोनों की जम के धुनाई करता है। आगे सोंग उनकी लोकेशन को ट्रैक करते हुए उस जगह पर पहुंचता है, लेकिन उसे वहां पर कोई नहीं मिलता है बल्कि उसे खून के निशान और एक चाकू मिलता है, जिससे वह यह समझ जाता है कि उन दोनों की जान खतरे पर है। और हम देखते हैं कि वह आदमी ऊपर खड़ा होकर उसे देख रहा होता है, यानी उसे अच्छी तरह से पता होता है कि सोंग उसका पीछा कर रहा है। वह आदमी दोनों को बांध कर रखता है और दोनों के साथ एक गेम खेलता है जिसका नाम होता है रसियन रूलेट। इसमें वह एक गन पर एक गोली लोड कर देता है और सिलेंडर को घुमाता है और गेम हारने वाले पर वह गन चलाई जाएगी, जिस पर मरने के चांस 6 में से 1 होंगे और जिंदा होने के 6 में से 5। वे इस गेम को खेलते हैं लेकिन दोनों की जान बच जाती है। लेकिन यह गेम खेलते समय दोनों की हालत बहुत ज़्यादा खराब हो जाती है और उस आदमी को इस गेम में अब मज़ा नहीं आ रहा होता है
तब वह गेम को इंटरेस्टिंग बनाने के लिए एक रूल चेंज कर देता है। वह गन में एक की जगह 5 गोली लोड कर देता है और यहाँ पर दोनों समझ जाते हैं कि उनका मरना अब तय है, क्योंकि अब मरने के चांस 6 में से 5 हो चुके हैं और जीने के 6 में से 1। अब वे फिर से गेम खेलते हैं जिसमें सियोक जीत जाता है और उसका बॉस किम हार जाता है, और जैसे ही वह उस पर गन चलाता है किम मारा जाता है। और इससे सियोक इतना ज़्यादा डर गया होता है कि अब उसकी आवाज़ ही नहीं निकल रही होती है। इधर जिन्हू उस एड्रेस पर पहुंचता है जहां पर शियोंग के लोग उस आदमी को पकड़ने की तैयारी करते हैं, और जिन्हू को वहां पर शियोंग की कुछ फाइल्स मिलती है जिस पर सोंग के बिजनेस की डिटेल होती है और साथ ही उसके मोटेल का एड्रेस होता है। इधर सोंग अपने आदमी का पता कर रहा होता है जिसके लिए वह अपने सारे लोगों को उनके पीछे लगा देता है, लेकिन जैसे ही वह अपने मोटेल वापस आता है तो वह आदमी उसके सामने मौजूद होता है और वह सोंग से फिर से कहता है कि तुम्हें अपनी बच्ची के पास चला जाना चाहिए था, और वैसे भी तुम मुझे ढूंढने के लिए काफ़ी मेहनत कर रहे हो, और वैसे भी मैं सिर्फ एक पोस्टमैन हूँ जो कि लोगों को उस गेम तक लेकर जाता है, और इसके बाद भी तुम मुझे इतनी शिद्दत से ढूंढ रहे हो। जिस पर सोंग कहता है तुम्हारे ही कारण मैं इस गेम पर आया था और मैंने कभी खत्म न होने वाले उस धन को पाया है, तो मुझे तुम्हें थैंक यू कहना था, इसलिए मुझे तुम्हारी तलाश थी। आगे सोंग उस आदमी से अपने मेन बॉस के बारे में पूछता है, जिस पर वह आदमी कहता है कि तुम्हें जो कुछ भी कहना है तुम मुझे बता दो, मैं उन्हें बता दूंगा। सोंग कहता है कि मैं जो कहना चाहता हूँ वो किसी पालतू कुत्ते को समझ पर नहीं आएगी, इसलिए मुझे तुम्हारे बॉस के पास ले चलो। यहाँ पर सोंग उस आदमी को जानवर मान रहा होता है जिसका कोई दिल नहीं होता है। तब वह आदमी कहता है कि मैंने तुम्हारे जैसे हजारों लोगों की लाश जलाई है, और उस समय मुझे ऐसा लग रहा होता था मानो कि मैं दुनिया से इस कचरे को साफ कर रहा हूँ। जिसके बाद उन लोगों ने मेरे हाथों में गन थमा दी, जिसके बाद न जाने कितने लोगों की मैंने जान ली, लेकिन एक दिन मेरी गन के निशाने पर मेरे पापा ही आ गए। वे मेरे सामने रोते रहे, गिड़गिड़ाते रहे, लेकिन मैंने उनकी एक नहीं सुनी और उन्हें मार दिया। और तुम एक गेम जीतने के बाद अपने आप को क्या समझ रहे हो? जिस पर सोंग कहता है कि तुम कुछ भी कर लो, लेकिन तुम जैसा व्यक्ति कभी समझ ही नहीं सकता है कि मैं उस गेम से बचकर कैसे आया हूँ और मुझ पर क्या बीत रही है। जिसके बाद वह आदमी सोंग से वही गेम खेलने को कहता है, लेकिन वह इस बार गेम का रूल बदल देता है कि वे सिलेंडर को बिना घुमाए बारी बारी उनके सर पर ट्रिगर चलाएंगे, यानी इस राउंड के खत्म होते ही उनमें से एक मारा जाएगा। सोंग इस गेम के लिए तैयार हो जाता है और देखते ही देखते 4 राउंड खत्म हो जाते हैं और अब 5वां राउंड होता है जो कि सोंग का होता है। जिस पर वह आदमी कहता है कि अब मरने के चांस 2 में से 1 है, और अब तुम्हारे मन में यह बात चल रही होगी कि रूल जाए भाड़ में और सिर्फ 2 ट्रिगर ही तो दबाना है और मुझे मार के तुम वह एड्रेस पा लोगे, और तुम चाहे जो भी करो, लेकिन तुम्हें मेरी एक बात तो माननी ही होगी कि तुम भी उन्हीं की तरह एक कचरा हो, और अगर तुम्हारी किस्मत साथ ना दी होती तो तुम कब के मर गए होते हैं। लेकिन सोंग उसकी बात पर ध्यान नहीं देता है और वह ट्रिगर दबाता है और वह बच जाता है। और अब उस आदमी की बारी होती है, जिस पर सोंग भी वही कहता है कि तुम्हारे मन में भी यही बात चल रही होती है कि रूल जाए भाड़ में और मैं सामने वाले को मार देता हूँ और खुद की जान बचा लेता हूँ। वह आदमी समझ जाता है कि उसका मरना तय है, और जैसे ही वह गन चलाता है वह मारा जाता है। लेकिन जिन्हों, जो कि सियोंग की खोज पर होता है, उसी समय वहाँ पर मौजूद होता है और गोली की आवाज़ सुन लेता है, और यह सुनकर वह तुरंत मोटेल के अंदर जाता है जहाँ पहले उसे सियोक मिलता है, जो कि एक रूम में बंधा पड़ा होता है, जिससे कि वह छोड़ देता है। और वह सियोंग का पता पूछता है, जिस पर सियोक बताता है कि वह रूम नंबर 410 पर है। तब जिन्हों वहाँ पर पहुँचता है और वह सियोंग को उस आदमी की हत्या के लिए गिरफ्तार कर लेता है। तभी सियोक पीछे से आता है और वह जिन्हों को बेहोश कर देता है। यहाँ पर सियोक पहली बार सियोंग से मिल रहा होता है, इसलिए सियोंग उसे नहीं पहचान रहा होता है, और यही रीज़न होता है कि वह उस पर गन पॉइंट कर लेता है। और तभी वह उसे रोकते हुए बताता है कि मैं आपको जानता हूँ, मैं बॉस किम के साथ आपके लिए काम करता हूँ और मैं उस गेम वाले आदमी का पीछा कर रहा था। तब वह उस गेम वाले आदमी की डेड बॉडी देखता है, जिसे कि वह खुद भी मारना चाह रहा होता है। सियोंग उसे बताता है कि उसने अपनी जान खुद ली है, मैंने उसे नहीं मारा है। उस आदमी की मौत के बाद सियोंग के पास अब वह कार्ड होता है जिससे कि वह उस आदमी तक पहुंच पाएगा। आगे हम एक लड़की को देखते हैं जो कि एक पार्किंग पर अपनी गाड़ी लगाकर उस पर सो रही होती है। तभी उसके पास एक गार्ड आता है और वह उसे यहाँ से बाहर जाने के लिए कहता है। इधर हम सियोंग को देखते हैं
जिसने जिन्हों को पकड़कर रखा होता है, लेकिन वह उसे पहचान लेता है। जिन्हों कहता है कि हम इसके पहले 2 बार मिल चुके हैं, एक बार घर पर और एक बार उस आइलैंड पर। एक दिन उस गेम पर जब सभी लोग आपस में लड़ने लगते हैं, तो लड़ाई को दूर करने के लिए वहां पर गार्ड आते हैं। तब एक मांस वाले ने तुमसे इन्हों के बारे में पूछा था, और वो मैं था, क्योंकि मैं अपने बड़े भाई को ढूंढ रहा था। सियोंग जिन्हों से कहता है कि मैं उस आदमी को पकड़ना चाहता हूँ ताकि मैं इस गेम को बंद कर सकूं। आगे वह जिन्हों से कहता है कि तुम वहां पर सोल्जर रह चुके हो, क्या तुम्हें पता है कि वह कौन है और कैसा दिखता है? जिस पर जिन्हों कहता है कि मैंने कभी उसे नहीं देखा, लेकिन वे सभी लोग उसे लीडर कहते हैं, जो कि हमेशा एक काला मास्क पहने हुए रहता है। आगे जिन्हों भी शियोंग का साथ देने के लिए तैयार हो जाता है, लेकिन शियोंग वहां से जाने लगता है। जिस पर जिन्हों उससे कहता है कि मैंने उस गेम में वो देखा है जो तुमने कभी नहीं देखा है। मैं तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ, इसलिए तुम मुझे अपने साथ ले चलो। जिसके बाद शियोंग उसे अपने साथ रख लेता है, लेकिन शियोंग को पुलिस वालों पर कोई विश्वास नहीं होता है और वह इसके लिए मना कर रहा होता है। आगे हम देखते हैं कि शियोंग के जीते हुए पैसे उसी मोटेल पर मौजूद होते हैं। शियोंग कहता है कि तुम दोनों मेरी मदद करो और तुम जितना चाहोगे मैं तुम्हें उतने पैसे दूंगा। लेकिन वे दोनों उससे बदला चाह रहे होते हैं और अब उन्हें हथियार की ज़रूरत होती है। आगे हम देखते हैं कि सियोंग ने ब्लैक मार्केट से कई हथियार खरीदकर वहां जमा किए होते हैं और उसने मोटेल के अंदर ही एक जगह बना ली होती है जहां वे गन की प्रैक्टिस कर सकते हैं। अब उन्हें एक टीम की ज़रूरत होती है, जिस पर शियोंग कहता है कि यह काम तुम मुझ पर छोड़ दो, क्योंकि उसके पते में ऐसे लोग होते हैं जो कि पैसों के लिए कुछ भी कर सकते हैं। आगे सियोंग कहता है कि जिन्हों तुम मेरा साथ देना चाहते हो तो तुम्हें पुलिस की नौकरी छोड़नी होगी। आगे सीन शिफ्ट होता है और हमें एक चिल्ड्रन पार्क दिखाया जाता है, जहां पर हम एक लड़की कैंग नो इल को देखते हैं, जो कि वहां पर एक काम करती है। और वहीं हम एक छोटी बच्ची को देखते हैं जिसका नाम नियोन होता है, जो कि नोएल के कैरेक्टर को काफ़ी पसंद करती है। वह उसके पास आती है और वह नोएल को एक ड्राइंग देती है जिसे कि उसने खुद बनाया होता है। उस लड़की को ब्लड कैंसर होता है। उसके पिता शियोक होते हैं, जिनकी हालत काफ़ी ख़राब होती है और उनका काम ड्राइंग बनाने का होता है, और पैसों की कमी के कारण उसने अपनी बच्ची की थेरेपी नहीं कराई होती है। आगे हम सियोंग को देखते हैं, जो कि एक परिवार को बड़े ध्यान से देख रहा होता है। तब उसे अपने परिवार की याद आती है और वह एक एजेंट के पास जाता है, जहां से वह अपनी फैमिली की जानकारी लेता है। साथ ही वह उससे कहता है कि वह जल्द ही उसके परिवार को यहाँ ले आए। जिसके बाद सियोंग वहाँ से चला जाता है। तभी हम नोएल को देखते हैं, जो कि अपनी बच्ची की खोज में होती है, लेकिन बाकी सभी लोगों का मानना होता है कि वह मर चुकी है। वह उस एजेंट के पास आती है और वह उससे अपनी बच्ची के बारे में पूछती है, जिस पर वह आदमी कहता है कि तुम यहाँ बार बार आकर अपना समय बर्बाद कर रही हो। जिस पर वह फिर से कहती है कि तुम एक बार और उसकी खोज करो और बदले में तुम जितना पैसा मांगोगी मैं तुम्हें उतना पैसा दूंगी। जिस पर वह आदमी कहता है कि तुम उसे भूल जाओ, तुम्हारे लिए यही बेहतर होगा। जिसके बाद नोएल को वहाँ से वापस आना पड़ता है और वह वापस अपनी कार पर बैठी होती है। दरअसल उसकी एक साल की बच्ची होती है, जो कि नॉर्थ कोरिया में खो गई थी। और इसके साथ ही नोएल भी एक ऑफिसर होती है, जिसने अपने सीनियर ऑफिसर को गोली मारी थी और वह वहाँ से भागकर यहाँ आ गई थी। नोएल अपने परिवार को लेकर काफ़ी चिंतित होती है, इसलिए वह हमेशा परेशान होती है और उसके पास कोई और रास्ता भी नहीं होता है। और तभी हम देखते हैं कि उसके पास एक आदमी आता है, जो कि उसे गेम के लिए इनविटेशन देता है और वहाँ से चला जाता है। दूसरी ओर हम जुनहो को देखते हैं, जो कि अपने भाई की वाइफ की वर्सी में गया होता है ताकि वहाँ जाकर उनकी कब्र पर फूल चढ़ा सके। यहाँ पर जिन्हो की माँ उससे कह रही होती है कि आज के दिन तुम्हारा भाई यहाँ पर जरूर आएगा, लेकिन ऐसा नहीं होता है। उसका बड़ा भाई वहाँ पर नहीं आता है और दोनों की उम्मीद टूट जाती है। जिन्हो की माँ इससे काफ़ी नाराज होती है। जिन्हो का भाई इन्हो उसका एक सौतेला भाई होता है और जिन्हो की माँ को ऐसा लग रहा होता है कि इसी वजह से वह उनका साथ छोड़कर चला गया है। इसके साथ ही जिन्हो की माँ को यह भी लग रहा होता है कि जब उसकी वाइफ को पैसे की ज़रूरत थी और हम उसे नहीं दे पाए थे, हो सकता है कि यह भी एक कारण हो। लेकिन इन सब पुरानी बातों के कारण जिन्हो को काफ़ी गुस्सा आता है। आगे सीन शिफ्ट होता है और हम नोएल को देखते हैं, जो कि अपनी जॉब छोड़ चुकी होती है और इसके लिए वह अपने बॉस को कुछ पर्सनल रीज़न बता देती है। आगे हम देखते हैं कि वह छोटी बच्ची नियोन अचानक बेहोश हो जाती है,
जिसके बाद उसके पिता उसे हॉस्पिटल लेकर चले जाते हैं। जांच करने पर पता चलता है कि उसकी हालत अब खराब होते जा रही है और अब उसकी सर्जरी का समय हो चुका है, जो कि काफ़ी एक्सपेंसिव होती है। इसलिए उसके पिता को अब जल्द ही पैसों की ज़रूरत होती है। उस रात नोइल इनविटेशन कार्ड में दिए हुए नंबर पर कॉल करती है, जिस पर सामने वाला व्यक्ति उस गेम पर पार्टिसिपेट करने के लिए उसका नाम और डेट ऑफ बर्थ पूछता है। और जैसे ही वह अपनी जानकारी देती है, उसे ऐड कर लिया जाता है और उसे एक पिकअप एड्रेस दिया जाता है। इस तरफ हम सियोंग को देखते हैं, जो कि अपना एक दांत तोड़वाता है और उसकी जगह पर एक दूसरा दांत लगवाता है, जिस पर एक जीपीएस ट्रैकर लगा होता है। आगे शियोक अपने काम के लिए ढेर सारे लोगों को लेकर वहां आता है, जो कि काफ़ी ट्रेन ऑफिसर्स होते हैं। शियोंग अब पूरी तैयारी में होता है और उस आदमी को पकड़ने के बेहद नज़दीक भी। आगे शियोंग दिए गए एड्रेस पर जाता है, जहां पर फ्रंटमैन ने चालाकी से उसे हेलोइन पार्टी पर बुलाया होता है, ताकि उसकी पहचान आसानी से न हो सके और उसे ज़्यादा खतरा न हो। सियोंग और शियोक अंदर जाते हैं, जहां बेहद भीड़ होती है और साथ ही बेहद शोर भी, जिन्हों को वे बाहर छोड़ देते हैं ताकि वह बाहर से उस पर नज़र रख सके। तभी वह बाहर दो पिंक सूट पहले व्यक्ति को देखता है, जो कि क्लब के अंदर जा रहे होते हैं। तभी जुनो उनका पीछा करने लगता है, लेकिन इससे पहले कि वह उन तक पहुंच पाता, उनमें से एक सियोंग को बेहोश कर देता है और दूसरा सियोंग को अपने साथ बाहर ले जा लेता है। क्लब से निकलते ही सियोंग को एक वाइट लिमोसिन में बैठा दिया जाता है, जिसके बाद जुनो भी उस कार का पीछा करने लगता है और वह बाकी सभी को भी उस लिमोसिन का पीछा करने के लिए कहता है और ट्रैकर की मदद से जुनो उसके पीछे होता है। जुनो अब फ्रंटमैन की कार पर होता है, लेकिन वहाँ पर फ्रंटमैन मौजूद नहीं होता है, बल्कि वह एक डॉल के जरिए उससे बात करता है और वह सियोंग से कहता है कि इस कार में हमारी बात पहले भी हो चुकी है और मुझे लग रहा था कि गेम जीतने के बाद तुम अपनी ज़िंदगी बेहतर बना लोगे, लेकिन तुम अपने अतीत में उलझे पड़े हो। तुम्हारे लिए वही सही निर्णय होता कि तुम उस प्लेन में बैठ जाते और वापस अपने घर चले जाते। जिस पर सियोंग कहता है कि उस समय जो भी तुमने मुझसे कहा था वो मुझे अच्छी तरह याद है और एक वही रीज़न है कि आज मैं तुम्हारे सामने बैठा हूँ। तब फ्रंटमैन कहता है, ठीक है, बताओ तुम मुझसे क्या चाहते हो और मुझसे क्या बात करना चाहते हो। जिस पर सियोंग कहता है कि तू ये गेम बंद कर दे जो कि तूने बनाई है। तू मासूम जिंदगी को पैसे का लालच देता है और उसे इस गेम में घसीट लेता है और उनकी मौत का तमाशा बना देता है, और तू वो तेरी क्लाइंट इस मौत का मजा लेते हैं। तो तुझे क्या लगता है इसके बाद भी मैं तुझे माफ़ कर दूंगा? जिस पर फ्रंटमैन कहता है कि मैंने तो सिर्फ गेम बनाई है, खेलने वाले तो इस पर तुम ही लोग होते हो, और वैसे भी इस गेम में आने वाले लोग पहले ही अपनी ज़िंदगी हार चुके होते हैं और वे इस दुनिया का फेंका हुआ सिर्फ एक कचरा होते हैं, सिर्फ कचरा। और इस दुनिया में कचरे की संख्या बढ़ते जा रही है। यहाँ से हम समझ पाते हैं कि फ्रंटमैन की सोच क्या है और वह क्या चाहता है। वह आगे कहता है कि गेम यूं ही चलते रहेगी। बाहर जुनो लिमोसिन का पीछा कर रहा होता है, तब वह पाता है कि वह कार शहर के चारों ओर घूम रही है। तब वह कहता है कि हमें आगे चलकर इस कार को घेरना होगा, क्योंकि जिनो समझ जाता है कि फ्रंटमैन को पता है कि वे लोग उसका पीछा कर रहे हैं, और इसके पहले कि वे लोग कुछ कर पाते हैं, अचानक स्नाइपर उन पर अटैक करती है और जिनो और उसके साथी की कार को खराब कर देती है। गाड़ी के खराब होते ही सियोंग पैनिक करने लगता है और वह सामने गोली चलाने लगता है। जिस पर फ्रंटमैन कहता है कि क्या तुम मुझे पकड़ना चाह रहे थे, वो भी इस गन के सहारे? और यह सुनकर सियोंग काफ़ी देर तक चुप रहता है, जिसके बाद वह कहता है कि मैं वो गेम फिर से खेलना चाहता हूँ, इसलिए तू मुझे वापस उस गेम पर रख ले। जिस पर फ्रंटमैन कहता है कि तुम तो गेम बंद करना चाहते थे, लेकिन अचानक ऐसा क्यों? जिस पर सियोंग कहता है कि अगर मैं वापस उस गेम पर आता हूँ तो तुझे इस पर ज़्यादा मज़ा आएगा। जिनो ये सारी बातें सुन रहा होता है, लेकिन उसे समझ नहीं आ रहा होता है कि अचानक सियोंग क्या करना चाहता है। इस पर फ्रंटमैन कुछ भी जवाब नहीं देता है, क्योंकि यह बात उसकी समझ के बाहर होती है कि अचानक सियोंग उसके साथ चलने के लिए कैसे राजी हो गया। आगे सियोंग कहता है कि तुझे डर लगता है कि तू भी ओइल नाम की तरह मुझसे हार जाएगा, क्योंकि उसे भी यह एहसास हो गया था कि जिंदगी का आखिरी पल में भी कुछ भी हो सकता है। आगे फ्रंटमैन कहता है कि क्या तुमने मैट्रिक्स मूवी देखी है, जिस पर दो गोली होती है, एक नीली और एक लाल। वे लोग नीली गोली चुनकर खुशहाल जिंदगी चुन सकते हैं, लेकिन वे लोग लाल गोली चुनते हैं और वे जिंदगी का खतरा मोल लेते हैं, और तुम भी ठीक वैसा ही करना चाहते हो। जिस पर सियोंग कहता है कि मैं यह साबित कर दूंगा कि दुनिया हमेशा तेरे जैसों के इशारे पर नहीं चलती है, बल्कि वह जवाब भी देती है। जिस पर फ्रंटमैन उसका चैलेंज एक्सेप्ट कर लेता है
और अचानक वहाँ पे धुआं फैल जाता है और शियोंग बेहोश हो जाता है। शियोंग के बेहोश होते ही सामने का गेट खुलता है और हम देखते हैं कि खुद फ्रंटमैन सामने बैठा होता है। दूसरी ओर हम कुछ कंटेनर को देखते हैं जिस पर नोएल जाती है और वह स्क्विड गेम के सोल्जर के लिए रेडी हो रही होती है। इधर हम जुनहो को देखते हैं जो कि अपने सभी साथियों को हथियार के साथ तैयार करता है और उस आइलैंड की ओर आगे बढ़ता है और वे कैप्टन पार्क की शिप में होते हैं। यहाँ पर सियोंग जुनहो से पूछता है कि क्या सियोंग जिंदा होंगे, जिस पर जुनहो जवाब देता है कि अगर उस आदमी को सियोंग को मारना होता तो वह कब का मार चुका होता, इसलिए वह जिंदा होंगे, लेकिन अगर गेम शुरू हो गया तो उनकी जान को खतरा होगा, इसीलिए हमें जल्द ही उनके पास पहुंचना होगा। और यहाँ पर हम समझ पाते हैं कि यह सियोंग का ही प्लान होता है कि वह उसे गेम तक लेकर जाएगा और बाकी सभी लोग उस ट्रैकर की मदद से उस तक पहुंच जाएंगे और वे उसे पकड़कर गेम खत्म कर देंगे। और जुनो उस ट्रैकर की मदद से उन्हें ट्रैक करते हुए आगे बढ़ रहा होता है और शियोंग के प्लान को फॉलो कर रहा होता है। इधर शियोंग को होश आता है और वह खुद को गेम के अंदर पाता है। यहाँ पे टोटल फिर से 456 प्लेयर होते हैं और शियोंग का प्लेयर नंबर 456 होता है। आगे हम एक लेडी को देखते हैं जो कि शियोंग से अचानक कह रही होती है कि मैं देख सकती हूँ कि तुम अपने अंदर एक ऐसा बोझ लिए चल रहे हो जिसे ना तुम संभाल सकते हो और ना ही भुला सकते हो, और यही तुम्हारी किस्मत है। जिस पर शियोंग उसका कोई जवाब नहीं देता है। आगे सभी प्लेयर को एक साथ खड़ा किया जाता है और तब गेम स्टाफ उनके सामने आता है और उनका स्वागत करते हुए कहता है कि यहाँ सभी को 6 दिन में 6 अलग अलग गेम खेलने को मिलेगी और जो भी यह सभी गेम जीतेगा उसे एक बड़ा अमाउंट दिया जाएगा। जिस पर एक प्लेयर उनसे पूछता है कि जिस तरह हमें यहाँ लाया गया है हमें नहीं लगता है कि यह कोई नॉर्मल गेम होंगी। जिस पर वह कहता है कि आपकी सुरक्षा और गेम की पहचान छिपाने के लिए ऐसा किया गया है। जिनके बाद उनसे कई सारे क्वेश्चन किए जाने लगते हैं, जैसा कि हमारे कपड़े क्यों बदल दिए, हमारा मोबाइल कहाँ है, और वे लोग उनका मजाक बनाने लगते हैं। जिसके बाद वह आदमी उन सभी की डिटेल सबके सामने शेयर कर देता है और उनके सारे कारनामे अब सबके सामने होते हैं और जिसके बाद वे शांत हो जाते हैं। वह आगे बताता है कि आप सभी के जीवन में इतना कर्जा है कि आप उसे चुका पाए इतनी आपकी हैसियत नहीं है, और जब आपसे पहली बार मिला गया था और गेम जीतने के बाद आपको पैसे दिए गए थे जिसके बाद आपने हम पे विश्वास किया था, और मैं आपको एक बार फिर से बता दूं कि हम आपको यहाँ पर मौका देना चाहते हैं कि आप अपनी जिंदगी में वापस जा सकते हैं या यहाँ रहकर पैसा जीत सकते हैं। इसी बीच हम नोटिस करते हैं कि सियोंग अपने ट्रैकर वाला दांत चेक करता है जो कि अभी सही सलामत होता है। बाहर जुनहो को सियोंग का सिग्नल मिल रहा होता है और वह तेजी से उसकी ओर आगे बढ़ रहा होता है। इधर वह पिंक गार्ड बताता है कि हर गेम खत्म होने के बाद उन्हें पैसे की जानकारी दी जाएगी और इनाम की कुल राशि है 45.6 बिलियन वोंग। और यह सुनकर सबके होश उड़ जाते हैं और आगे आपको पैसा कितना और कैसे मिलेगा इसकी जानकारी आपको फर्स्ट गेम खत्म होने के बाद दी जाएगी। और इसके साथ ही वे इस गेम में एक नया रूल ऐड कर देते हैं जो कि इसके पहले कभी नहीं किया गया था, जिस पर हर गेम खत्म होने के बाद आपको चांस दिया जाएगा जिसमें वोटिंग करके आप निर्णय कर सकते हैं कि आपको गेम आगे बढ़ानी है या नहीं, और जिस तरह सबसे ज्यादा वोट होंगे उन्हीं की बात मानी जाएगी। आगे सभी को एक फॉर्म दिया जाता है जिसमें उन्हें साइन करना होता है। यहाँ पर सभी लोग गेम की सच्चाई से अनजान होते हैं और वे अपना फॉर्म भरते जा रहे होते हैं। तभी प्लेयर नंबर 33 जिसका नाम म्योंग जी होता है उसके पास 2 लोग आते हैं। एक चूशु वोंग जो कि एक रैपर होता है और वह खुद को थानोस कहता है, और दूसरा नामियो। म्योंग एक क्रिप्टो ट्रेडर होता है और साथ ही यूट्यूबर, और उसने क्रिप्टो पर ढेर सारा पैसा लगाया होता है और साथ ही अपने सब्सक्राइबर को भी कहा होता है कि वे इस पर पैसे लगा दें, लेकिन सारे पैसे डूब गए होते हैं। इसलिए थानोस और उसका झगड़ा हो जाता है क्योंकि थानोस भी उसका सब्सक्राइबर हुआ करता था और उसने 500 मिलियन उस पर हारे होते हैं, जिस पर म्योंग उन्हें दूर करता है। इसके साथ ही हम म्योंग की गर्लफ्रेंड को भी वहाँ देखते हैं जो कि इस गेम पर आई होती है और इसके साथ ही वह प्रेग्नेंट भी होती है। इसके साथ ही हम 2 माँ बेटे को भी वहाँ देख सकते हैं और एक ट्रांस गर्ल को भी, जो कि यहाँ पर मेन कैरेक्टर्स होते हैं और बाकी कैरेक्टर से हम आगे मिलेंगे। बाहर जुनो अपने ट्रैक पॉइंट पर होता है तब पार्क उससे पूछता है कि अचानक इन हथियार वाले लोगों की क्या जरूरत है, जिस पर जुनो उसे बताता है कि वह एक आदमी से मिला है जिसने उस गेम को जीती थी और अब वह आदमी वापस उसी गेम पर है और हम उसी आइलैंड की ओर आगे बढ़ रहे हैं। इधर सभी को पहले गेम के लिए ले जाया जा रहा होता है और सभी की एक एक करके फोटो ली जा रही होती है। तभी शियोंग को उसका फ्रेंड जोंग बाय मिलता है, जिस पर शियोंग उससे पूछता है कि आखिर तू इस गेम पर क्या कर रहा है, जिस पर जोंग बताता है कि उसके ऊपर एक बेहद बड़ा कर्जा है और उसकी वाइफ ने उसे छोड़ दिया है और वह उसके बच्चों को भी अपने साथ ले गई है।
जिस पर उसका दोस्त कहता है कि वैसे तू बता कि तू यहाँ पर क्या कर रहा है और पिछले 3 साल से तू कहाँ पर था। जिस पर शियोंग उसे समझाते हुए कहता है कि यह एक लंबी कहानी है, मैं तुझे बाद में बताऊंगा, लेकिन तू मेरी एक बात ध्यान से सुन कि तुझे हर हाल में मेरे पीछे रहना है। जिस पर वह अपनी हामी भरता है। इधर जुनो साइलेंट पर होता है और वह ड्रोन के सहारे उसे बड़े ध्यान से देख रहा होता है। तभी शियो को जीपीएस ट्रैकर को ट्रैक करते हुए एक आदमी के पास पहुंचता है जो कि वहां पर मछलियां पकड़ रहा होता है और शियोक को उसी के पास से सिग्नल आ रहा होता है और शियोक जांच करने पर पाता है कि वह जीपीएस ट्रैकर उसके मछली पकड़ने वाले चारे पर था और शियोक उससे पूछता है कि आखिर तुम्हें यह कहाँ से मिला। जिस पर वह आदमी बताता है कि जिस बोट पर वह बैठा था वहां पर एक आदमी ने उसे यह दिया था, लेकिन वह उसे नहीं जानता था। और यह सुनकर शियोक समझ जाता है कि उन्हें बेवकूफ़ बनाया गया है। वह तुरंत जुनो को कॉल करता है और उसे सारी बातें बताता है कि फ्रंटमैन को उनके प्लान का पता पहले से ही था। इधर सभी प्लेयर को उनके पहले गेम पर ले जाया जाता है जो कि ग्रीन लाइट और रेड लाइट होता है और वहां पहुंचकर शियोंग सबसे पहले अपने दांत को चेक करता है और वह चेक करने पर पाता है कि जीपीएस ट्रैकर वहां से गायब है, यानी अब उसकी बैंड बढ़ने वाली है। वह तुरंत सबके सामने जाता है और वह सभी को बताता है कि यह कोई नॉर्मल गेम नहीं है, अगर तुम इस पर हिलते पाए गए तो तुम इस पर जान से मारे जाओगे। लेकिन कोई भी उसकी बात नहीं मानता है। सभी लोग उसे सनकी समझ रहे होते हैं और तभी गेम स्टार्ट होती है और शुरुआत में सभी शियोंग की बात मान रहे होते हैं और वे स्टैचू बनकर धीरे धीरे आगे बढ़ रहे होते हैं और किसी को कुछ नहीं होता है। तभी एक प्लेयर अचानक से हिल जाती है और वह मारी जाती है और जैसे ही बगल वाली लड़की उसे देखती है तो वहां पर भगदड़ मच जाती है। वह जोर से चीखती है और देखते ही देखते ढेर सारे लोग वहां से भागने लगते हैं और उन पर फायरिंग शुरू हो जाती है। लेकिन शियोंग यहाँ सभी को बार बार समझा रहा होता है कि उस डॉल की आंखों पर मोशन डिटेक्टर लगे हुए हैं, इसलिए कोई भी ना हिले। और देखते ही देखते कई सारे लोग मर चुके होते हैं और यह देखकर सभी अचानक स्टैचू बन जाते हैं और चुपचाप खड़े हो जाते हैं। जिस पर शियोंग बताता है कि अगर समय खत्म हो गया और उसके पहले हमने लाइन क्रॉस नहीं की तब भी हम मारे जाएंगे, इसलिए हमें धीरे धीरे आगे बढ़ना होगा। जिसके बाद सभी शियोंग की बात मानने लगते हैं और एक लाइन बनाकर धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं। शियोंग ज्यादा हाइट वाले प्लेयर को सामने ले आता है और कम हाइट वालों को उनके पीछे, और धीरे धीरे वे आगे बढ़ रहे होते हैं। इसी बीच हम नोटिस करते हैं कि इस गेम के स्नाइपर जो कि उन पर गोली चला रहे होते हैं प्लेयर नंबर 11 नोइल होती है और इसके साथ ही न्योन का पिता भी यहाँ पर मौजूद होता है। शियोंग की बात मानते हुए धीरे धीरे वे लाइन क्रॉस कर जाते हैं। इसी बीच शियोंग एक अधमरे आदमी को बचा लेता है। वह उसे लाइन क्रॉस करने पर मदद करता है, लेकिन स्नाइपर नंबर 11 उसे मार देती है और यह देखकर उसका साथी खुश नहीं होता है। इधर जुनो परेशान हो रहा होता है कि उनका प्लान कैसे फेल हो गया। इसी बीच पार्क उन सभी से कह रहा होता है कि उन्हें वापस जाना होगा क्योंकि वहां रात होने वाली होती है। इधर पहला गेम खत्म होता है और सभी की हालत बेहद ज़्यादा खराब होती है। कोई कुछ भी नहीं कह पा रहा होता है। तभी पिंक गार्ड उनके सामने आते हैं जो कि पहले गेम खत्म होने का रिजल्ट लेकर आए होते हैं। वह बताते हैं कि 456 में से 91 प्लेयर एलिमिनेट हो चुके हैं और यह सुनकर वहां मौजूद कई सारे प्लेयर डर जाते हैं और वे उनसे यहां से बाहर जाने के लिए कहते हैं। जिस पर वह कहता है हम आपको मारना नहीं चाहते हैं, बल्कि हम तो आपको पैसे देना चाहते हैं। तभी शियोंग वहां पर वोटिंग करने की मांग करता है, जिस पर पिंक गार्ड हामी भरता है, लेकिन उससे पहले वह उन सभी की जीती गई राशि उन्हें बताता है जो कि कुल 9.1 बिलियन वॉन होती है, यानी हर प्लेयर के मरने पर 100 मिलियन वॉन। वह कहता है कि अगर आप नहीं खेलना चाहते हैं तो आप सारे पैसे को आपस में बांटकर घर जा सकते हैं और सभी के हिस्से में 24 मिलियन वोंग आएंगे। आगे कुछ लोग फैसला कर चुके होते हैं कि वे वापस घर जाएंगे, तो कुछ लोग यह सुनकर नाराज होते हैं कि अपनी जान खतरे में डालकर सिर्फ वे 24 मिलियन वोंग ही कमा पाए और सिर्फ इतने पैसे में उनका क्या होगा, और वे आगे और खेलना चाह रहे होते हैं। जिस पर पिंक गार्ड बताता है कि जो भी इस गेम में लास्ट तक बचेगा उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा पैसे मिलेंगे और हम यह चाहते हैं कि अब आगे और भी गेम खेलें। जिसके बाद वोटिंग स्टार्ट होती है। ना खेलने वाले को एक्स और खेलने वालों को ओ का बटन दबाना होता है और वोटिंग के बाद सभी को बैच दिया जाएगा ताकि उन्हें पता चले कि कौन खेलना चाहता है और कौन नहीं। वोटिंग की शुरुआत शियोंग से होती है। शियोंग एक्स का बटन दबाता है और वह सभी को समझाता है इनकी बातों में आकर अगर तुम गेम खेलने आगे जाते हो तो तुम सभी मारे जाओगे। तभी एक बूढ़ा आदमी शियोंग के सामने आता है और वह उसे चिल्लाते हुए कहता है कि तुम ये कहने वाले कौन होते हो और तुमने गेम शुरू होने से पहले भी हमें डरा दिया था
जिस कारण से हम ढंग से गेम नहीं खेल पाए थे। जिस पे एक लेडी सियोंग का साथ देते हुए कहती है कि अगर यह आदमी नहीं होता तो हम सभी मारे जाते। तब सियोंग का दोस्त भी उसका साथ देता है। तभी एक आदमी और उसके सामने आता है और वह कहता है कि आखिर तुम्हें कैसे पता था कि गोली चलने वाली है, कहीं तुम उसी के आदमी तो नहीं। और तभी एक बूढ़ी औरत सबकी बहस खत्म करते हुए कहती है कि हम सभी को सही सलामत अपने घर चले जाना चाहिए। सबकी बातों से परेशान होकर सियोंग सभी को बताता है कि वह यह गेम 3 साल पहले भी खेल चुका है और इसके साथ उसने गेम जीती भी थी और वहां मौजूद 455 लोग मारे गए थे। और अगर तुम सभी लोग इस गेम पर आगे जाना चाहते हो तो आगे सिर्फ मौत है। तभी थानोस सबके सामने आकर कहता है कि अगर तुम पहले यह गेम खेल चुके हो तो तुम हमारी गेम जीतने पर मदद कर सकते हो, तो तुम्हें हमारी मदद करनी चाहिए ताकि हम यह गेम जीत सके। और वह यह बोलकर बाकी सभी लोग पर जोश जगा देता है। तभी पिंगार्ड शियोंग के पास आता है और वह उसे चुप करा देता है। आगे वोटिंग जारी रहती है और दोनों पक्ष पर 182 मेंबर होते हैं और अब सिर्फ एक ही प्लेयर बचा होता है, प्लेयर नंबर 1। और तभी प्लेयर नंबर 1 आता है। तभी प्लेयर नंबर 1 वहां पर आता है और वह ओ के पक्ष पर वोटिंग करता है, यानी गेम शुरू रखने के। तभी हम यह देख पाते हैं कि प्लेयर नंबर 1 कोई और नहीं बल्कि खुद गेम का लीडर होता है और इसकी खबर किसी को नहीं होती है। और यह देखकर सियोंग काफी नाराज होता है। गेम खत्म होने के बाद पिंक गार्ड उनकी बॉडी को कलेक्ट कर रहे होते हैं और उन्हें ताबूत में भर के उन्हें जलाने के लिए ले जाया जा रहा होता है। लेकिन यहाँ पर हम एक चीज नोटिस करते हैं कि उन ताबूत पर क्रॉस का निशान बना होता है। इधर सियोंग चुपचाप बैठा होता है। तब जोंगबे उससे कहता है कि उसके मन में भी यही बात चल रही थी कि इतने पैसों में मेरा क्या होगा, मुझे एक गेम और खेलनी चाहिए। जिस पर सियोंग उसे कहता है कि लास्ट टाइम भी सभी प्लेयर ऐसा कह रहे थे लेकिन वे सभी मारे गए थे। तभी प्लेयर नंबर 1 उनके पास आता है। वह सियोंग से कहता है कि मैंने यह गेम तुम्हारे कारण चुनी है क्योंकि तुम सारे गेम पहले ही खेल चुके हो, तो तुम्हें अगली गेम के बारे में पता होगा और तुम हमारी मदद कर सकते हो। तब सियोंग उन्हें बताता है कि लास्ट टाइम उन्होंने डालगोना गेम खेली थी जिस पर सबसे आसान से ट्रायंगल शेप होता है और सबसे कठिन अम्ब्रेला। तभी वह बूढ़ा आदमी उनके पास आता है और वह कहता है अगर तुम यह सारी बातें सभी को बताओगे तो सभी जीत जाएंगे, तो इससे हमारा क्या फ़ायदा होगा, पैसे तो बढ़ेंगे ही नहीं। इसलिए यह राज हम तक रहे तो बढ़िया होगा ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा पैसे कमा पाए। लेकिन सियोंग ऐसा नहीं चाह रहा होता है। वह सभी प्लेयर को यहाँ से जिंदा वापस ले जाने के बारे में सोच रहा होता है। इसलिए वह कहता है कि यह प्लान सभी के लिए है। तभी जोंगबाई उससे पूछता है कि तूने लास्ट टाइम क्या चुना था, जिस पर सियोंग को उसके अतीत की सारी बातें याद आ जाती है जिसमें उसकी बैंड बज गई होती है। इधर योंगसुक यह सारी बातें सुनकर तुरंत अपनी माँ के पास जाता है जो कि अपनी जगह पर नहीं होती है और उन्हें ढूंढने पर वह पाता है कि वह जूही के पास गई हैं। और जैसा कि वह काफ़ी एक्सपीरियंस लेडी होती है जिससे वह यह समझ जाती है कि जूही प्रेग्नेंट है, वह जूही को अपना खाना देती है और साथ ही अपना ध्यान रखने को कहती है। और वह उससे कहती है कि अगर कोई भी ज़रूरत हो तो वह उसे बोल सकती है। इधर प्लेयर 1 सियोंग से पूछ रहा होता है कि तुमने यह गेम जीती है जिसमें तुम्हें ढेर सारा पैसा मिला था, तो तुमने उस जीते पैसों का क्या किया। जिस पर शियोंग कहता है कि वह मेरा पैसा नहीं है बल्कि उन 455 लोगों का है जो कि यह गेम खेलते समय मारे गए थे और यह पैसे उनके खून से रंगे हुए हैं। जिस पर प्लेयर 1 कहता है कि तुमने उन्हें थोड़ी ना मारा है और वैसे भी तुम्हारा ऐसे सोचने से वे जिंदा थोड़ी ना हो जाएंगे। जिस पर शियोंग कहता है कि अगर तुम ओ बटन दबा देते तो आज कितने सारे लोग जिंदा वापस चले जाते। जिसमें वह कहता है कि मेरे अलावा 142 लोग और हैं जो कि यह गेम खेलना चाहते हैं। तब शियोंग कहता है कि उतने ही लोग यहाँ से वापस घर जाना चाहते हैं। तब वह कहता है कि चलो ठीक है, अगर मैंने एक्स बटन दबा दिया होता तो क्या ये लोग वापस जाकर खुश रह पाते, और अगर मैं कभी उनसे बाहर मिलता तो क्या ये मुझसे अच्छे से बात करते, और क्या ये लोग मुझे थैंक यू कहते कि आज मैंने उनकी जान बचाई। तब जोंग इन दोनों की बात को शांत कराते हुए कहता है कि छोड़ो बीती बातों को, यार सबकी कोई ना कोई मजबूरी है जिसके कारण वे लोग यहाँ पर मौजूद है, बल्कि हमें सारी बातें छोड़कर आगे के गेम के बारे में सोचना चाहिए ताकि हम उन्हें अच्छे से खेल सकें। तभी हम केंग दाहो नाम के एक लड़के को देखते हैं जो कि उनके पास में आता है और वह शियोंग से कहता है कि जैसा आपने पहले गेम में सबकी जान बचाई थी, मैं आपका तभी से फ़ैन हो गया हूँ और मैं आपके साथ आगे की गेम खेलना चाहता हूँ। तभी वह बताता है कि वह मरीन कॉर्प का एक मेंबर है। जिस पर हम देखते हैं कि जोंग भी मरीन कॉर्प का एक सीनियर मेंबर होता है और तभी वह लड़का उसे सैल्यूट करता है और तब से वह उसकी सारी बात मानने लगता है। इधर नामगी और थानोस फिर से उस ट्रेडर के पास जाते हैं
जो कि खाना खा रहा होता है, वे उसे परेशान करने लगते हैं और उसे खाना भी नहीं खाने देते हैं। और थानोस उससे अपने पैसे मांग रहा होता है और अचानक दोनों मिलकर उसे पीटने लगते हैं। वे लोग उसे बुरी तरीके से मार रहे होते हैं। तभी जोंग उसे बचाने की सोच रहे होते हैं, लेकिन तभी प्लेयर नंबर 1 उनके सामने आता है और वह उसे समझाते हुए कहता है कि खाने के समय लड़ाई नहीं करना चाहिए और दो लोग मिलकर एक को मार रहे हो, तुम्हें शर्म नहीं आती है? जिस पर थानोस उसके पास आकर कहता है कि तू हमें समझाने वाला कौन होता है? तू जा और जाकर अपने बीवी बच्चों को संभाल। और यह सुनकर उसे बेहद ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और वह दोनों को बुरी तरीके से पीटता है। और यह देखकर सभी उसके लिए तालियां बजाते हैं। इस ओर स्नाइपर अपने अपने कमरे पर आ गए होते हैं। हम नो इल को देखते हैं, जो कि नियोन के पिता के बारे में सोच रही होती है। और जैसा कि उसे नियोन की बीमारी के बारे में पता होता है, उससे काफ़ी चिंता हो रही होती है। उस रात का माहौल काफ़ी ख़राब होता है और किसी को ढंग से नींद भी नहीं आती है। और प्लेयर नंबर 1 सियोंग के पास आता है और वह उससे बात करने को कहता है। और वह सबसे पहले उसके बिहेवियर के लिए माफ़ी मांगता है और आगे वह उसे बताता है कि उसकी वाइफ बेहद ज़्यादा बीमार है। उसका लिवर ख़राब हो चुका है, जिसे कि ट्रांसप्लांट कराने की ज़रूरत है। और जांच करने पर पाया गया है कि वह साथ में प्रेग्नेंट भी है, जिस पर डॉक्टर का यह सजेशन था कि वह अबॉर्शन करा ले, लेकिन वह इसके लिए नहीं मानी। उसकी जिद है कि वह मर जाएगी लेकिन अबॉर्शन नहीं कराएगी। और देखते ही देखते उसकी हालत अब बेहद ज़्यादा ख़राब हो चुकी है और कोई डोनर न मिलने के कारण अब उसे बेहद ज़्यादा पैसों की ज़रूरत है। और इसीलिए उसने बेहद सारे लोगों से कर्जा लिया, लेकिन यह पैसे काफ़ी नहीं थे। तब उसके एक क्लाइंट ने उसकी मदद करने को कहा, लेकिन सभी को लगा कि मैं रिश्वत ले रहा हूँ और मुझे उस जगह से निकाल दिया गया। आगे वह कहता है कि तुम अपनी जगह बिल्कुल सही हो 456, लेकिन मुझे पैसों की बेहद ज़्यादा ज़रूरत है, चाहे वह किसी के खून से क्यों न रंगे हो, मेरी बीवी के लिए, मेरे बच्चे के लिए। और यह कहते समय वह काफ़ी इमोशनल हो जाता है। इधर हम देखते हैं कि पिंक गार्ड मरे हुए लोगों के ऑर्गन निकाल रहे होते हैं, लेकिन ज़्यादातर लोगों के ऑर्गन खराब हो गए होते हैं क्योंकि उनके मरे काफ़ी समय हो गया होता है। जिसमें एक व्यक्ति कहता है कि हमने तो प्लेयर को सिर्फ घायल किया था, लेकिन नंबर 11 ने इन्हें मार दिया होता है। तब वह यह सारी जानकारी अपने चीफ को देता है और चीफ नोएल को अपने पास बुलाता है और वह नोएल को अपने काम पर परेशान करने के लिए मना करता है, जिस पर नोएल साफ मना कर देती है। वह नोएल से आगे कहता है, क्या तुम्हें पता है कि हम पहली बार कब मिले थे? जिस पर नोएल कहती है कि मुझे याद नहीं। वह आगे बताता है कि हम 7 साल पहले मिले थे और तुम एक हॉस्पिटल में गंदी सी जगह पड़ी थी। तुमने कई लोगों को मारा था और तुम नॉर्थ कोरिया से साउथ कोरिया भागकर चली आई थी और मैंने तुम्हें जिंदा रहने का एक चांस दिया था, इसलिए तुम सिर्फ मेरे ऑर्डर्स फॉलो करोगी। जिस पर नोएल कहती है कि यह मुझसे नहीं हो पाएगा। जिस पर चीफ कहता है कि क्या तुम इस बात से डरती हो कि लीडर को सारी जानकारी मिल जाएगी, तो तुम इसकी चिंता ना करो। जिस पर नोएल कहती है कि मुझे इस बात का कोई डर नहीं है। आगे चीफ कहता है कि मुझे पता है कि तुम्हारा बच्चा नॉर्थ में रह गया है और तुम उसे पाना चाहती हो, लेकिन क्या तुमने अपना इरादा बदल दिया है? जिस पर नोएल कहती है कि आप मेरे पास आए थे और मुझे कहा था कि मेरा काम है ज़िंदगी से हारे लोगों की हेल्प करना और उन्हें मुक्ति देना, ताकि उन्हें कोई भी तकलीफ़ ना हो, और मैं अपना काम ही कर रही हूँ। जिसमें वह कहता है कि वे लोग वैसे भी मरने वाले होते हैं और अगर उनके ऑर्गन से किसी की जान बचती है तो उसमें क्या बुराई है। जिस पर वह कुछ नहीं कहती है और वहाँ से चली जाती है। बाहर हम देखते हैं कि जिन्हों अपनी जॉब से लीव कर चुका होता है और वह अपने चीफ के पास जाता है और वह उसे समझाने की कोशिश करता है, लेकिन कोई सबूत न होने के कारण सब लोग उसे पागल समझ रहे होते हैं, क्योंकि इसके पहले भी वह कई बार ऐसी बात कर चुका होता है, जिसके बाद उसे खाली हाथ वापस आना पड़ता है। वह आगे अपनी 2 टीम बनाते हैं और वे वापस जाने की तैयारी करने लगते हैं और अब उनके पास से 5 दिन बचे होते हैं। इधर शियोंग परेशान हो रहा होता है और उसे बेहद बुरे सपने आ रहे होते हैं। और तब हम जूही को देखते हैं, जो कि अपने बॉयफ्रेंड के पास आती है और वह उसे देखकर काफ़ी हैरान होता है और वह उससे पूछता है कि आखिर तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। जिस पर जूही बताती है कि तुमने क्रिप्टो खरीदने के लिए मुझे भी कहा था और मैंने वे सारे कॉइन खरीद लिए थे। जिस पर वह कहता है कि तुम प्रेग्नेंट हो और तुमने अभी तक अबॉर्शन नहीं कराया है और तुम बिना पैसों के इसे कैसे पाल पाओगी। जिस पर जूही कहती है कि इस गेम को जीतकर मैं अपना घर छुड़ा लूँगी और मैं अपने बच्चे को भी पाल लूँगी। इसका बाप नहीं है तो क्या हुआ, इसकी माँ है जो इसके लिए सब कुछ करेगी और इस पर मुझे तुम्हारी हमदर्दी की कोई भी ज़रूरत नहीं है। जिस पर वह कहता है कि यहाँ से निकलने के बाद हम बात करते हैं। जिस पर जूही कहती है कि मैंने यहाँ से निकलने की कोशिश की थी, लेकिन मैं तुम्हारे कारण नहीं जा पाई। और तभी वहाँ पर सेकंड गेम अनाउंस किया जाता है,
सभी प्लेयर्स इकट्ठा होते हैं और उन्हें बताया जाता है कि यह एक टीम गेम है और सबको 5-5 लोगों की टीम बनाने को कहा जाता है। और यह सुनकर वह बूढ़ा आदमी सियोंग के पास आता है और वह उससे कहता है कि तुमने तो हमें कुछ और ही बताया था, अब बताओ कि हम क्या करें। और सभी लोग उस पर नाराज होने लगते हैं। तभी नंबर 1 सभी के सामने आकर खड़ा हो जाता है और वे सभी लोग पीछे होते हैं। और नंबर 1 सियोंग से कहता है कि मुझे अभी भी तुम पर विश्वास है। सियोंग के साथ प्लेयर 1, जोंग और दा होते हैं। इस तरह वे 4 लोग होते हैं और उन्हें एक और प्लेयर की ज़रूरत होती है। जिसके बाद जोंग दा हो को एक और प्लेयर लाने के लिए कहता है। तब वह एक नए प्लेयर को ढूंढने चला जाता है और वह अपने साथ एक मरीन कॉप को ढूंढकर ले आता है। जिस पर जोंग काफ़ी खुश हो रहा होता है कि अब उनकी टीम में 3-3 मरीन प्लेयर होंगे। तभी जुनी उनके पास आती है और वह उन्हें अपने साथ टीम में रखने को कहती है। जिस पर जोंग कहता है कि हमारी टीम पूरी हो चुकी है। जिस पर जुन्नी कहती है कि मैं प्रेग्नेंट हूँ और मुझे हेल्प की ज़रूरत है। जिसके बाद उस लड़के को दूसरी टीम में जाने के लिए कहा जाता है और वह जुनी को अपनी टीम पर रख लेते हैं और इस तरह उनकी टीम पूरी हो जाती है। इधर माँ बेटे को सभी लोग कमज़ोर समझ रहे होते हैं, इसलिए वे उन्हें इग्नोर कर रहे होते हैं। और ऐसे ही कुछ होंगजू और यूमी के साथ हो रहा होता है और उस समय थानोस को एक लड़की पसंद आ जाती है और वह लाइन मारने का कोई भी समय नहीं गंवाता है। वह उसे अपनी टीम पर लेने गया होता है, लेकिन उसके साथ एक कमज़ोर लड़का मीशू होता है। लेकिन उसे इम्प्रेस करने के लिए थानोस उसे अपनी टीम पर रख लेता है, क्योंकि वह उसे हर हाल में अपनी टीम पर चाह रहा होता है। टाइम खत्म होता है और इस तरह सभी लोग अपनी अपनी टीम बना चुके होते हैं और गेम का नाम होता है 6 लेग्स पेंटाथॉन, जिसमें सारे प्लेयर के पैर आपस में बांध दिए जाएंगे और उन्हें इस सर्कल पर चलना होगा और हर 10 मीटर पर उन्हें एक पड़ाव होगा जहां टीम के हर एक मेंबर को एक मिनी गेम खेलना होगा और जिसे जीतने के बाद ही वे आगे बढ़ पाएंगे। और ऐसी टोटल 5 गेम होंगी और इन 5 गेम को खेलने के लिए सभी को 5 मिनट का समय दिया जाएगा और हर टीम का एक मेंबर सिर्फ एक ही गेम खेल पाएगा। जिसके बाद सभी लोग डिसाइड करने लगते हैं कि कौन किस गेम में बढ़िया है और कौन से गेम खेलेगा। शियोंग की टीम में फैसला किया जाता है कि जूही ताकची, दाहू जोंगी, जोंग फ्लाइंग स्टोन गेम खेलेंगे। आगे शियोंग के पूछने पर नंबर 1 बताता है कि वह सभी गेम बढ़िया तरीके से खेल सकता है और तब शियोंग भी कहता है कि वह भी सारे गेम अच्छे से खेल सकता है। और तब प्लेयर 1 शियोंग को अपना नाम इन्हो बताता है। आगे टीम 1 और टीम 2 के साथ गेम की शुरुआत की जाती है। टीम 1 काफ़ी जोश के साथ अपना पहला गेम पूरा करती है और वह तेज़ी से आगे बढ़ रही होती है, लेकिन वह सेकेंड गेम पर आकर फंस जाती है। दूसरी टीम अपने फर्स्ट और सेकेंड गेम को इजीली पूरा कर लेती है, लेकिन वह तीसरे गेम पर अटक जाती है और बाकी के लोग इनकी गेम्स को देखकर तैयारी कर रहे होते हैं कि उन्हें कब क्या करना है। समय के एंड तक टीम 1 अपने सेकेंड गेम पर ही फंसी होती है और टीम 2 5th गेम तक आ गई होती है, लेकिन वे दोनों मारे जाते हैं। इसी बीच हम थानोस को देखते हैं, जो कि अपने क्रॉस में मौजूद ड्रग्स खाए वहां बैठा होता है। तभी पिंक कार्ड सबके सामने आते हैं और वे बॉडी को ताबूत में भरकर ले जा रहे होते हैं, लेकिन उनमें से एक प्लेयर अभी जिंदा होता है। तभी एक गार्ड वहां पर आता है और वह ताबूत को खुलवाता है और उस जिंदा प्लेयर को मार देता है। और यहाँ से हम समझ पाते हैं कि वह गार्ड कोई और नहीं बल्कि नोहिल होगी और इस बात से चीफ फिर से नाराज हो जाता है। आगे होंगयू की टीम की बारी होती है, जिसके बाकी सभी मेंबर्स की बैंड बजी पड़ी होती है और तब वह सभी को मोटिवेट करती है और उन्हें आगे लेकर जाती है। ह्योंग की टीम में ह्योंगजू, योंगसिक, उसकी माँ और वह अजीब औरत और योंगमी होती है। वे गेम में आगे बढ़ते हैं। योंगमी पहला गेम खेलती है, लेकिन वह बार बार दागची को पलटा नहीं पा रही होती है। तब योंगजू उससे कहती है कि तुम उसे उलट कर मारो, जिसके बाद वह उसे तुरंत पलटा देती है। अगला गेम योंगसिक खेलता है, लेकिन पहले बार में वह पत्थर नहीं गिरा पाता है। जब योंगसिक की माँ उससे कहती है मानो कि वह पत्थर वह आदमी है जिसने तुम्हें धोखा दिया था, और वह यही सोचकर उस पत्थर को मारता है और अगले राउंड में वह उसे गिरा देता है। अगली गेम वह बूढ़ी औरत खेलती है, लेकिन वह पांचों गोंगी पकड़ नहीं पा रही होती है। तब योंगसिक उससे कहता है कि मानो यह गोंगी वह लड़की के बाल है जिसके कारण पिताजी हमें छोड़कर गए थे। जिसके बाद वह तुरंत गेम खत्म कर देती है। अगला गेम वह अजीब औरत खेलती है, लेकिन पास ही पड़े खून को देखकर वह डर जाती है और वह लट्टू बांध भी नहीं पा रही होती है और वह अचानक सभी से कहने लगती है कि हम लोग मरने वाले हैं। लेकिन ह्योंगजुक को मरने की कोई जल्दी नहीं होती है। वह तुरंत उसे जोरदार थप्पड़ लगाती है और उससे कहती है कि ढंग से लड्डू नहीं घुमाया तो उनसे पहले मैं ही तुम्हें मार दूंगी। तब वह लड्डू घुमाने में कामयाब होती है और अब पांचवा गेम होता है जिसे कि योंगसुक को खेलना होता है। वह सभी को पीछे मुड़ने को कहती है और वह आसानी से जोंगी को 5 बार पैर से उछाल देती है। इस तरह वे सारी गेम जीत जाते हैं और अपना पहला राउंड खत्म करते हैं।
सब उनकी जीत को ऐसे सेलिब्रेट कर रहे होते हैं मानो कि वे सभी गेम जीत गए हो। लेकिन उनकी साथी टीम हार जाती है और इस तरह यह खूनी खेल लगातार चलता रहता है। थानोस की टीम भी आसानी से सारे गेम जीत जाती है। इस तरह कई टीम जीतती है और कई टीम हार जाती है और अंत में शियोंग की टीम की बारी होती है। सबसे पहले जुन ही गेम खेलती है और वह पहली बार में दागची गेम जीत जाती है। जोंग भाई भी पहली बार में पत्थर गिरा देता है। दाहो भी एक्सपर्ट की तरह थर्ड गेम पार कर लेता है और अब इन्हो की बारी होती है। और यहाँ पर हम देख पाते हैं कि इन्हो जानबूझकर कई बार गलत तरीके से लट्टू फेंकता है और वह इनोसेंट बनने की भी कोशिश करता है। वह खुद पर गुस्सा करता है और वह खुद को थप्पड़ भी मारता है और काफी समय के बाद वह गेम पूरा करता है। अब शियोंग की बारी होती है और यहाँ पर इन्हो उसकी हेल्प करता है और समय से पहले वे लाइन क्रॉस कर जाते हैं। लेकिन उनकी साथी टीम मारी जाती है और वे लोग वापस आते हैं। लेकिन बाकी सभी लोग उन्हें देखकर उतने खुश नहीं थे। वे कह रहे होते हैं कि इनके आने से अब इनाम का पैसा और भी कम हो जाएगा। यहाँ पर सोल्जर का काम खत्म होता है और वे वापस अपने कमरे पर जा रहे होते हैं। तभी दो सोल्जर नोएल के पास आते हैं और वे उसे समझाते हैं कि आगे से वह उनके काम पर दखल ना दे, नहीं तो वे उसे मार देंगे। और वे उसके चेहरे पर एक निशान भी छोड़ जाते हैं। और यहाँ पर हम देखते हैं कि इन्हो अब उनके बीच में अच्छा खासा घुल गया होता है। आगे पिंक कार्ड वापस आते हैं और वे सेकंड गेम का रिजल्ट बताते हैं। सेकंड गेम में टोटल 110 प्लेयर एलिमिनेट हुए होते हैं और पैसे की संख्या 20 बिलियन पहुंच गई होती है। लेकिन इससे भी लोग खुश नहीं थे कि जान जोखिम में डालकर भी वे सिर्फ इतना ही पैसा कमा पाए और अब वे फिर से वोटिंग करते हैं और यहाँ पर वोटिंग इन्हों से स्टार्ट होती है। अब पैसे की लालच में गेम खेलने वालों की संख्या बढ़ते जा रही होती है। तब सियोंग सबको समझाने के लिए सबके सामने आ रहा होता है, लेकिन इसके पहले ही इन्हों सबके सामने आ जाता है और वह सबको समझाने की कोशिश करता है कि अगर वे गेम पर आगे जाते हैं तो वे सब लोग मारे जाएंगे। वह सबसे कहता है कि हम घर वापस जाकर भी पैसे कमा सकते हैं, लेकिन इसके लिए जरूरी है कि हम जिंदा रहे। तभी वह बूढ़ा आदमी सबके सामने आता है और वह उससे कहता है कि सिर्फ इतने से पैसे में हमारा कुछ नहीं होने वाला है और अगर हम वापस घर चले भी जाते हैं तो घर जाकर हम क्या ही करेंगे, हमारी जिंदगी की परेशानी कम थोड़ी ना हो जाएगी। और अगर एक गेम और खेलते हैं तो हम इससे कई गुना ज़्यादा पैसा कमा सकते हैं। तभी एक आदमी और कहता है कि हमें सिर्फ नॉर्मल गेम तो ही खेलनी है जिन्हें हम आसानी से जीत सकते हैं, तो चलो एक गेम और खेलते हैं। और इसके साथ यह वोटिंग खेलने वालों के पक्ष पर जाती है और यह देखकर सियोंग काफी नाराज होता है और उसे सबसे ज्यादा खुद से ही बुरा लग रहा होता है, क्योंकि उसके अपने जिस पर उसने सबसे ज्यादा विश्वास किया था वे खुद लालच की चपेट में आ चुके होते हैं। इधर योंगसिक की माँ भी उससे नाराज होती है क्योंकि उसने भी खेलने के पक्ष पर वोट दिया होता है। वह अपनी माँ से कहता है कि जितना उसने अपनी माँ से बताया था उससे कई गुना ज्यादा उसके ऊपर कर्ज है, इसलिए वह एक गेम और खेलना चाहता है क्योंकि उसके पास इतना पैसा नहीं है कि वह अपना कर्ज उतार सके। योंगसिक की माँ उसे माफ तो कर देती है, लेकिन वह उससे कहती है अगली गेम में अगर मैं मर जाती हूँ तो भले ही तुझे फर्क ना पड़े, लेकिन अगर तुझे कुछ हो गया तो मैं तो जीते ही जी मर जाऊंगी और इतना पैसा मेरे किसी काम का नहीं रहेगा। शियोंग बेहद ज्यादा दुख में होता है क्योंकि उसने सबको पैसे से मदद करने को कहा था, लेकिन इसके बाद भी योंगबाय उसे धोखा दे देता है और यही कारण होता है कि वह उससे नजरें भी नहीं मिला पाता है। इधर योंगजू ने भी खेलने पर वोट दिया होता है। तब वह बूढ़ी औरत को इसका रीजन बताती है कि जब उसने किसी को कुछ नहीं बताया था तो उसकी लाइफ काफी ठीक थी, लेकिन जब उसने सबको कहा कि वह लड़की की तरह रहना चाहती है तब सब कुछ बदल गया। सब उसे छोड़कर चले गए और इसके साथ ही उसकी जॉब भी चली गई। लेकिन इसके बाद भी उसका ट्रीटमेंट हुआ और पैसे न होने के कारण उसका कर्जा बढ़ता गया और इस तरह उसकी लाइफ बर्बाद हो गई। वह उससे पूछती है कि वह इससे पहले क्या करती थी। तब योंगजू बताती है कि वह इसके पहले सोल्जर हुआ करती थी। दूसरी ओर थानोस फिर से ली को परेशान कर रहा होता है, लेकिन बाकी सभी लोग उसे बचा लेते हैं। उस रात सियोंग सभी को समझाता है कि वे उस रात सभी के लिए सुरक्षित दीवार बना लें। वह सबको बताता है कि लाइट बंद होने के बाद लोग एक दूसरे को मार भी सकते हैं, क्योंकि लोग गेम में ऐसे ही पैसों के लिए जानवर बन जाते हैं। वे उस रात में बारी बारी से पहरा दे रहे होते हैं। जोंगबाई सियोंग से माफी मांगता है और वह उससे पूछता है कि वह फिर से इस गेम में वापस क्यों आया। तब सियोंग उसे बताता है कि वह सबको जिंदा वापस लेके जाना चाहता है, क्योंकि वह चाहता है कि इस गेम में कोई भी मारा ना जाए। बाहर जुनो अपनी दो टीम बनाता है और दोनों को सियोंग को ढूंढने के लिए भेजता है और अब उनके पास सिर्फ 4 दिन बचे होते हैं। इधर थर्ड गेम का अनाउंसमेंट किया जाता है। सभी टीम एक जगह इकट्ठी होती है और जैसा कि सियोंग ने रात में चेतावनी दी होती है, लेकिन तब लोग कह रहे होते हैं कि वे सारे गेम्स में टीम बनाकर आसानी से जीत सकते हैं,
लेकिन शियोंग ने उन्हें समझाया होता है कि हो सकता है कि अगली गेम में उन्हें एक दूसरे को मारना हो। थर्ड गेम का नाम होता है मिंगल। इसमें सभी को एक प्लेटफॉर्म पर खड़ा किया जाता है और वह प्लेटफॉर्म घूमेगा। फिर एक नंबर अनाउंस किया जाएगा और उन्हें उतने ही लोग की एक टीम बनानी होगी और उन्हें सामने वाले रूम पर जाना होगा। और यह सुनकर सभी कंफ्यूज होते हैं कि वे किस तरह इसे पार करेंगे और लोगों को कैसे इकट्ठा करेंगे। इसके साथ ही पहला राउंड स्टार्ट होता है। पहले राउंड में सभी को 10 लोगों का ग्रुप बनाना होता है और इसके लिए उनके पास 30 सेकंड का समय होता है। शियोंग की टीम योंगजू की टीम के साथ कमरे पर पहुंचती है और वह अजीब औरत भी उनके साथ होती है और वह फिर से शियोंग से कहती है कि तुम बेहद खास हो और इसी वजह से तुम अभी तक जिंदा हो। बाहर पिंगार्ड मरे हुए लोगों को ले जा रहे होते हैं और कुछ लोग अभी भी जिंदा होते हैं, लेकिन इस बार नोइल उन्हें परेशान नहीं करती है। अब सेकेंड राउंड स्टार्ट होता है और अब इन्हें 4 लोगों की टीम बनानी होती है। यहाँ थानोस सिर्फ अपने मतलब के लिए लोगों को चुनता है और जरूरत न होने पर उन्हें बाहर फेंक देता है, लेकिन इसमें उसका एक साथी मारा जाता है। शियोंग की टीम भी पूरी होती है और इन्हो भी दूसरी टीम में जाकर अपनी जान बचा लेता है। अगले राउंड में 3 लोगों का ग्रुप होता है। शियोंग टीम को डिवाइड कर देता है और यहाँ पर हम देखते हैं कि योंगसी हमेशा अपनी माँ के साथ होता है, लेकिन 2 लोग उसे अपने साथ ले जा लेते हैं और उसी समय शियोंग आकर उन्हें अपने साथ ले जा लेता है। इस तरह उनकी जान बच पाती है। बाहर आकर वह देखती है योंगसी का अपने किए पर पछताता है, लेकिन फाइनली वो उसे गले लगा लेती है। अगला राउंड में 6 का नंबर दिया जाता है। योंगजू की टीम पूरी होती है और वे रूम की ओर जा रहे होते हैं। इसी बीच एक लड़का उस गुमसुम लड़की से टकरा जाता है और वह नीचे गिर जाती है। तभी समय खत्म होने वाला होता है और उसके पहले ली उनके रूम पर आ जाता है और वह उन सभी की जान बचा पाता है, लेकिन इससे सभी लोग नाराज होते हैं। योंगजू कहता है कि तुम्हारे कारण वो मारी गई है, जिस पर ली कहता है मेरे कारण तुम सब लोग बच पाए थे, अगर मैं अंदर नहीं आता तो तुम सभी लोग मारे जाते। और इस पर जूनी भी उसका साथ देती है। अब गेम का फाइनल राउंड होता है और टोटल 126 प्लेयर एक्टिव होते हैं, जिस पर इन्हो कहता है कि अगला नंबर 2 होने वाला है और पूछने पर वह बताता है क्योंकि हम 126 प्लेयर हैं और टोटल 50 रूम है, इस तरह हम 100 प्लेयर बचेंगे और बाकी सभी मारे जाएंगे। आगे उन्हें 2 का नंबर दिया जाता है और चारों ओर भगदड़ मच जाती है। सभी एक दूसरे को रोक कर रूम पर जा रहे होते हैं। जोंगबाय और इनो भी एक रूम पर होते हैं, लेकिन वहां पर एक प्लेयर और भी मौजूद होता है। तब इनो उसे मार देता है। गेम एंड होने के बाद सभी वापस आ जाते हैं। बाहर जुनो ड्रोन के सहारे उस आइलैंड की छानबीन कर रहा होता है। इधर थानोस मिन्सू को फिर से परेशान कर रहा होता है और वह उसे डराकर गेम खेलने को कह रहा होता है। और ली जुनी के पास आता है और वह उससे यहाँ से निकलने के बाद साथ रहने के लिए कहता है। और इसी बीच उनकी बहस होने लगती है क्योंकि जुन्नी को अभी भी उस पर विश्वास नहीं होता है। आगे वे सभी लोग आपस में गिनती करते हैं, जिस पर खेलने वालों की संख्या 55 और ना खेलने वालों की संख्या 44 होती है। इधर इनो कहता है कि अगर 6 लोग हमारे पास आते हैं तो गेम टाई हो जाएगा और अगर 7 आते हैं तो हम लोग यहाँ से जिंदा वापस जा सकते हैं। जिस पर दाहो कहता है कि खेलने वालों की संख्या बढ़ भी तो सकती है। जिस पर इनो कहता है कि पिछले बार कम पैसे थे, इसके बाद भी कई लोग घर जाना चाहते थे और अब तो पैसे कई गुना बढ़ चुके हैं, तो लोग अपना फैसला जरूर बदलेंगे। तब सियोंग कहता है कि हम सभी को मनाकर यहाँ से बाहर भी तो निकल सकते हैं। जिस पर इनो कहता है कि अगर हम ऐसा करते हैं तो हो सकता है कि हमारे बीच लड़ाई हो सकती है, क्योंकि कुछ लोग अभी भी गेम खेलना चाहते हैं, इसीलिए चुप रहना बेहतर होगा। जिस पर सभी लोग इन्हो की बात मानते हैं। आगे पिंगार्ड सबके सामने आते हैं और वे थर्ड गेम का रिजल्ट बताते हैं। अब पैसों की संख्या 35 बिलियन पहुंच चुकी होती है और सभी के हिस्से में एक बड़ा अमाउंट होता है, जिसके बाद सियोंग से वोटिंग स्टार्ट होती है। लेकिन अंत में खेलने वालों की संख्या 50 और ना खेलने वालों की संख्या 49 होती है। और अब बारी होती है इन्हो की। जोनबा यहाँ पर इन्हो के बारे में सियोंग को बताने वाला होता है कि उसने एक आदमी को लास्ट टाइम गेम पर मार दिया था, लेकिन इससे पहले ही वह ना खेलने पर वोट कर देता है और उसकी बात यहीं पर अधूरी रह जाती है। उनका फैसला टाई हो चुका था, जिस पर पिंगार्ड कहता है कि सभी को सोचने का समय मिलना चाहिए, इसलिए वे अगली वोटिंग कल रखेंगे, जिससे सियोंग और बाकी सभी लोग काफी खुश होते हैं। बाहर जोनो को खोज करते हुए एक दरवाजा दिखाई देता है, जिसकी जांच करने वे उसे देखने जाते हैं और उन्हें यह लग रहा होता है कि यह कोई नीचे जाने का दरवाजा होगा। और जैसे ही वह उसे ओपन करते हैं तो वहां पर एक बड़ा धमाका होता है, जिसमें उनका एक साथी मारा जाता है तो दूसरा घायल हो जाता है। जिस पर पार्क सभी को घर वापस जाने के लिए कह रहा होता है, लेकिन वे लोग बदला लेना चाह रहे होते हैं और जुनो इस पर समझ जाता है
कि यह उनके लिए जाल बिछाया गया था, इसीलिए उन्हें ढूंढना आसान नहीं होगा और उन्हें समझदारी से आगे बढ़ना होगा। इधर वोटिंग खत्म होने के बाद सब लोग वापस आ रहे होते हैं। तब सियोंग जोंग से पूछता है कि आखिर तुम मुझसे क्या कहना चाह रहे थे, जिस पर वह उसे झूठ बोल देता है और बात को टाल देता है। सभी वापस आकर खाना खा रहे होते हैं और घर जाने के बारे में सोच रहे होते हैं। तब योंगसिक सामने वाले लोगों से कहता है कि चलो साथ मिलकर बाहर चलते हैं और बदले में मैं तुम सभी को खाना खिलाऊंगा। जिस पर वे कहते हैं अगर अगले गेम में तुमसे मारे जाते हो तो हमें कई गुना पैसे मिलेंगे। और देखते ही देखते बहस बढ़ने लगती है और वे लड़ने के लिए एक दूसरे के सामने आ जाते हैं। तब बाकी सभी लोग उन सभी को अलग करते हैं। आगे शियोंग देखता है कि खाने के साथ उन्हें स्टील की चम्मच दी गई है, जिससे कि वह समझ जाता है कि आज की रात बेहद खतरनाक होने वाली है। इधर थानोस मिन्सू को परेशान कर रहा होता है और उसे गेम खेलने के लिए धमकी दे रहा होता है। तभी ली वहां पर पहुंचता है और वह उससे कहता है कि तुम रूल के खिलाफ काम कर रहे हो। जिसके बाद सारे प्लेयर आपस में इकट्ठा हो जाते हैं। सबके बीच बहस होने लगती है। इसके बीच में थानोस जुन्ही के बारे में बुरा बोल देता है और उनके बीच लड़ाई होने लगती है। यहाँ पर ली के पास वह चम्मच होती है और वह उस चम्मच से थानोस को निपटा देता है। थानोस के साथ और भी कई लोग मारे जाते हैं। बाहर लोग देखते हैं कि अचानक पैसों की संख्या बढ़ जाती है और वे लोग हैरान होते हैं कि आखिर ये सब कैसे हुआ। तभी बचे हुए लोग अंदर आते हैं। वे सभी एक दूसरे के ऊपर आरोप लगा रहे होते हैं कि लड़ाई उन्होंने शुरू की है। तभी उनकी बहस खत्म होती है और वे प्लेयर्स की गिनती करते हैं। बाहर हम देखते हैं कि पार्क ड्रोन के साथ छेड़छाड़ कर रहा होता है। तभी एक आदमी उसे देख लेता है और इससे पहले कि वह किसी और को बता पाता, वह उसे मारकर पानी में फेंक देता है। तभी शियोक वहां पर आता है, जिस पर पार्क कहता है मुझे यहाँ पर किसी के गिरने की आवाज आई थी। और सियोक भी कुछ ऐसा ही कहता है कि उसे भी कुछ गिरने की आवाज आई थी और वहां से वापस चला जाता है। और यहाँ पर हम समझ पाते हैं कि जुनहो के बीच में गद्दार कोई और नहीं बल्कि पार्क ही है और इसी के कारण वह अब तक आइलैंड से दूर है। इधर खेलने वाले के 3 और न खेलने वालों के 2 प्लेयर मारे गए होते हैं। यानी अगर कोई अपना फैसला बदलता है तो वे लोग यहाँ से वापस जा सकते हैं। और सभी के मन में यही बात चल रही होती है। उस रात एक स्पेशल गेम शुरू होने वाली होती है, इसलिए चीफ अपने सभी पिंग गार्ड को रेडी करता है। इधर खेलने वाले प्लेयर्स आपस में प्लानिंग कर रहे होते हैं। दाहो इससे काफी डरा होता है कि वे कहीं उन पर हमला तो न कर दे और जोंग भाई को भी कुछ ऐसा ही लग रहा होता है। शियोंग उन्हें बताता है कि आज की रात बहुत ज्यादा भयानक होने वाली है। आज रात लाइट बंद होते ही वे हम पर हमला कर देंगे। वे हमें मारकर पैसे की रकम बढ़ाना चाहते हैं। जिस पर इनो कहता है कि हमें उन पर पहले हमला करना चाहिए, क्योंकि ऐसा उन्होंने कभी सोचा भी नहीं होगा। और सभी लोग इनो की बात से सहमत होते हैं। जिस पर शियोंग कहता है इसका ये मतलब नहीं कि हम ही उन्हें मार दे और ये उनकी चाल है, वे हमसे यही तो करवाना चाहते हैं। जिस पर जोंग भाई पूछता है आखिर तुम किन की बात कर रहे हो। जिस पर सियोंग उसे बताता है कि जिन लोगों ने यह गेम बनाई है और वे लोग जो हमें देखकर मजे ले रहे हैं। अगर हमला करना ही है तो हमें उन पर करना चाहिए। जिस पर दाहो पूछता है कि आखिर वे लोग कौन हैं और कहाँ पर है। सियोंग बताता है कि वे लोग ऊपर है, जहाँ से वे सब कुछ कंट्रोल करते हैं और वह ब्लैक मास्क वाला उनका लीडर है। अगर हम उसे पकड़ लेते हैं तो यह गेम यहीं पर खत्म हो जाएगी। जिस पर इनो पूछता है कि हमारे पास तो कोई हथियार ही नहीं है, तो हम उनसे लड़ेंगे कैसे। जिस पर सियोंग कहता है कि हम उन मास्क वालों से हथियार छीन लेंगे। इनो कहता है कि हम संख्या में भी बहुत कम है, हम उनका सामना कैसे करेंगे। तब शियोंग कहता है कि अगर हम उन पर छिपकर हमला करते हैं तो हम जीत सकते हैं, क्योंकि ऐसा उन्होंने सपने में भी नहीं सोचा होगा कि हम उन पर हमला करेंगे। बस तुम सभी लोग इतना याद रखो कि हमें इस गेम पर शामिल नहीं होना है। बाहर गेट की ओर सारे गार्ड खड़े होते हैं। इधर थानोस के फ्रेंड के पास सारे ड्रग्स होते हैं और वह ओवरडोज ले लेता है। सियोंग और बाकी सभी लोग नीचे छिप जाते हैं और वे पहले से ही जानते थे कि वे उन पर हमला करने वाले हैं। सभी एक दूसरे को बुरी तरीके से मार रहे होते हैं, लेकिन सियोंग ने सभी को बताया था कि कुछ समय के बाद वहां गार्ड आ जाएंगे और वे लड़ाई को रुकवा देंगे, क्योंकि वे खुद भी ऐसा नहीं चाहते हैं कि सारे प्लेयर मारे जाएं, नहीं तो गेम में मजा नहीं आएगा। और कुछ समय के बाद वहां पर गार्ड आते हैं और वे सभी को अलग अलग कर देते हैं। यहाँ पर सियोंग और कुछ लोग मरने का नाटक कर रहे होते हैं और वे लोग सही समय का इंतजार कर रहे होते हैं और सही समय आने पर वे उन पर हमला कर देते हैं और उनके सभी लोगों को मार देते हैं। लेकिन उनका सिर्फ एक गार्ड जिंदा बचा होता है और सियोंग उन सभी से हथियार भी छीन लेता है। इस बीच इनो भी अपने गार्ड को मार देता है ताकि बाकियों का उस पर विश्वास बना रहे। यहाँ एक आदमी बाकियों को मारने वाला होता है जिन्होंने रात पर उन पर हमला किया होता है,
लेकिन सियोंग उसे रोक लेता है। सियोंग अब बाकियों को मारने ऊपर जाने वाला होता है और वह बाकी लोगों से उसका साथ देने को कहता है, जिस पर सिर्फ 3 ही लोग उसका साथ देने के लिए तैयार होते हैं और योंगजिक को उसकी मां रोक लेती है। योंगजू पहले आर्मी में हुआ करता था, इसलिए उसे गन के बारे में सारी जानकारी होती है। वह सभी को गन के बारे में सारी जानकारी देता है। यहाँ पर हम देखते हैं कि पिंगार्ड एक छोटा सा बच्चा होता है और वह उन्हें उसके लीडर के पास लेकर जाता है। अब वे लोग लीडर को पकड़ने के लिए जा रहे होते हैं और यहाँ पर चीफ अनाउंस करा रहा होता है कि वे लोग वापस चले जाए, नहीं तो उन सभी को मार दिया जाएगा। बाहर निकलते ही उन पर हमला होता है, लेकिन वे लोग आगे बढ़ते हैं और उन सभी को खत्म कर देते हैं। धीरे धीरे वे लोग काफी आगे बढ़ चुके होते हैं और आगे उनका और भी गार्ड इंतजार कर रहे होते हैं। वे मैनेजमेंट एरिया के पास होते हैं, लेकिन वहाँ पर गार्ड की संख्या कुछ ज़्यादा ही होती है। वे लगातार उन पर फायरिंग कर रहे होते हैं। यहाँ पर हम देखते हैं कि दाहो बेहद ज़्यादा डरा होता है। शियोंग उस दरवाजे को ढूंढने जा रहा होता है, तब इनो उसे अपने साथ चलने को कहता है, लेकिन वह उसे मना कर देता है और वह जोंग बाई को अपने साथ लेकर जाता है। यहाँ पर हम नोट करते हैं कि इनो भी अब डरने लगा होता है। देखते ही देखते शियोंग और जॉन बाई उस गेट के पास पहुंच गए होते हैं और अब उन्हें बैकअप की जरूरत होती है। तब इनो और 2 लोग उनके पीछे जाते हैं, लेकिन बाकी सभी लोगों की गोलियां खत्म होने लगती है। तब उन्हें पता चलता है कि गार्ड की जेब में एक एक्स्ट्रा मैगजीन है। तब दाहो उन मैगजीन को लेने के लिए जाता है। दाहो सारी मैगजीन कलेक्ट कर लेता है, लेकिन गोली की आवाज के कारण वह बहुत ज्यादा डरा होता है। उसे मौत का डर सताने लगता है। इधर गोली खत्म होने वाली होती है और जब वे उससे बात करने की कोशिश करते हैं, तब दाहो कोई रिप्लाई नहीं देता है। सबकी गोलियां खत्म हो जाती है और उन्हें सरेंडर करना पड़ता है, लेकिन गार्ड उन्हें खत्म कर देते हैं। इधर इन्हो अपने साथ लाए लोगों को मार देता है और वह अंदर जाकर मास्क पहनकर वापस लौटता है और किसी को पता भी नहीं चलता है। वह वापस आकर सियोंग से बात करता है। वह उससे कहता है कि तुम घर पर रहकर आसानी से जिंदगी जी सकते थे, लेकिन तुमने हीरो बनना चुना और क्या तुम्हें मजा आया, और शायद तुम्हें इसके अंजाम का एहसास नहीं हुआ है। और वह जोंग बाई को उसको सामने मार देता है और यहाँ पर सियोंग तड़पता रहता है, लेकिन वह कुछ भी नहीं कर पाता है और यहीं पे हमारा सेकंड सीजन समाप्त होता है।